हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बट देन आज का इकोनॉमिक करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 4-5 महीनों में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो आज हमारा फोकस है। आप में से बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे इस सेक्शन को लेकर, सो आई थॉट दैट चलो आज से वीडियो अपलोड करना शुरू कर ही देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट सिलेक्टेड वंस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और जीडीएन इंटरव्यूज़ के प्रोस्पेक्टिव से। लेट्स गो डायरेक्टली थ्रू द क्वेश्चंस और देखते हैं क्या इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है या जानना ज़रूरी है। बिफोर दैट आप सब एग्जाम फोकस से जुड़ रहे हैं पहली बार तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वॉच द कंटेंट, क्वालिटी चेक करो एंड देन you go for subscribe button and also if you want to follow us on Facebook, Instagram और अगर आपको मुझे मेल करना है पर्सनली कुछ कंटेंट को लेकर तो एग्जाम फोकस के जीमेल पर आप मेल कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये अभी रिसेंटली बहुत हुआ है, 10 सितंबर की बात है जब इंडिया का रैंक पब्लिश हुआ। इनफैक्ट टोटल 162 कंट्रीज़ के रैंक को पब्लिश किया गया और उसमें इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब, क्योंकि इस बार इंडिया 26 स्पॉट स्लिप कर गया है और स्लिप करके ये पहुंच गया 105th पोजीशन पे। करेक्ट आंसर इज़ 105। और आपको ये बता दूं इंडिया का पुराना रैंक था 79। अब बहुत सारे पैरामीटर्स पे ये जो फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि क्या उस कंट्री में से सपोज करो इंडिया है, उसमें क्या रूल्स, कोई बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करना चाहती है तो गवर्नमेंट की क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, फिर एबिलिटी टू सेटअप मार्केट कैसा है और ओपननेस कैसा है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक काफ़ी अच्छा। और एक बात यहाँ पर और बता दूँ कि ये कोरोना के समय में बहुत सारी कंपनीज़ चाइना के अगेंस्ट जाकर वहाँ से निकलने का जो प्लान कर रही थी, लेकिन इंडिया उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा नहीं पाया और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी कंट्री वहाँ पर लैंड कर रही हैं। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। इंडिया के पास मौका था ग्रैब्स करने का, लेकिन आई थिंक दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ मिसिंग एट द मोमेंट। अब आपको यहाँ पर कुछ और जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ, इनफैक्ट करंट अफेयर की बात बताता हूँ। रैंक 1 कौन है ये जानना ज़रूरी है। इस बार रैंक 1 मिला है हांगकांग को। ओके, हांगकांग को दिया गया है। सेकंड पे है सिंगापुर। सिंगापुर का रिकॉर्ड पहले से भी यहाँ पे जी होना चाहिए, पहले से भी काफ़ी अच्छा रहा है इस इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। और चाइना का रैंक इंडिया से भी ख़राब है, 124। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट लास्ट की कंट्रीज़ की बात करें तो अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, जिम्बाब्वे, ईरान पे तो चलिए क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन है इसलिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बाहर से कैरी आउट नहीं कर पाता है, इसके कारण उसकी रैंकिंग ख़राब है। बट यू हैव टू रिमेंबर इंडिया 105। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंटेड डैश एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मैनीला में, हर कंट्री पे जहाँ पर वो ऑपरेट करता है वहाँ पर एक कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट करता है। आपको बताना है कि इंडिया में रिसेंटली चेंज हुए हैं ये और उनका नाम क्या है। तो पहले थे केनिची योकोयामा और अब जो हैं रिप्लेस करके हुए हैं टेकियो कोनिशी। तो ये आंसर है टेकियो कोनिशी और ये न्यू दिल्ली में ऑपरेट करेंगे। न्यू दिल्ली से जो पूरा बिजनेस है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो ऑपरेट करेंगे। इनका गोल है, प्राइम गोल है इंडिया के साथ पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करना एशियन डेवलपमेंट बैंक का। देखिए इंडिया 2010 से सबसे बड़ा बोरोवर है एशियन डेवलपमेंट बैंक से और अब तक हम 242 लोन ले चुके हैं। पहला लोन इंडिया को मिला था 1986 में और 242 लोन में जो टोटल अमाउंट फंड किया गया है वो करीब $44.1 बिलियन का है। ओके, तो ये एक फिगर बस जीके के लिए आपको बता रहा हूँ। और अभी हाल में कोरोना के समय में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन का लोन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, $2.2 बिलियन का लोन इंडिया को दिया है। किस चीज़ के लिए? तो उसमें से $1.5 बिलियन का लोन तो कोविड को हैंडल करने के लिए, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ के लिए, वेंटिलेटर्स के यूज़ के लिए ही मिले हैं। और अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन अभी करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो 68 प्रोजेक्ट्स इंडिया में एडीबी के द्वारा हो रहे हैं, मतलब उसके पैसे यूज़ किए जा रहे हैं, करीब $13.7 बिलियन का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर इज टेकेयो कोनिशी।
थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम टू बी हेल्ड इन, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा हनोई में। हनोई कहाँ पर है? तो वियतनाम की कैपिटल है। और इसका देखिए, ये जो इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम है उसमें यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है, और इसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, बिजनेस लीडर्स अराउंड इंडो पैसिफिक रीजन और वियतनाम, यूएसए और इंडो पैसिफिक रीजन के जो डोमिनेंट मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं बिजनेस फील्ड के, गवर्नमेंट के, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो रिकवरी फ्रॉम कोविड को लेकर ये पहला आपका डिस्कशन का एजेंडा है। दूसरा, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना। तीसरा, आपका मार्केट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करना, एंड पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट किया जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना है। एक तरीके का ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगा और जिसे होस्ट करेगा हनोई यानी कि वियतनाम। मूविंग अहेड, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक इस बार इम्प्रूव हुआ है और वो अब हो चुका है 48th। तो करीब 131 कंट्रीज़ का इस इंडेक्स में पार्टिसिपेशन था, जिसमें इंडिया का रैंक 52 से 48 हुआ है। और ये विपो के द्वारा, WIPO, शायद आप इससे अवेयर होंगे, बट इफ़ नॉट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं, और इसके साथ साथ इनसीड बिजनेस स्कूल और कोरल यूनिवर्सिटी भी इसमें इस डेटा को निकालने में, इंडेक्स को रिलीज़ करने में हेल्प करती है। पहला रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा अगर बात करें तो स्वीडन, थर्ड इज़ USA, फोर्थ इज़ UK एंड देन नीदरलैंड्स। ओके, ना चाइना की रैंक बात करें तो वो काफ़ी ऊपर है, 14th रैंक पर चाइना है। एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो अगर आप बोले जो मोस्ट इस बार जो इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है, 3-4 कैटेगरीज में इम्प्रूव जो हुआ है जिसके कारण इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है ओवरऑल, वो है बिजनेस सोफिस्टिकेशन में इंडिया का रैंक 55th हुआ था, क्रिएटिव आउटपुट में इंडिया का रैंक 64th हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पर ये इंडेक्स तैयार होता है। Overall good news for India. Now, what loan amount did Japan agreed for COVID-19 crisis emergency and development activities to India? भारत में कोविड से लड़ने के लिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए जापान ने कितना लोन इंडिया को प्रोवाइड किया है हाल में? वेरी रिसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं कुछ और भी तथ्य बताता हूँ आपको। 3500 करोड़, आंसर इज 3500 करोड़। ठीक है, करीब ये अगर येन में बोले तो 50 बिलियन येन के आसपास ये बैठता है। अब यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की फैसिलिटी, ICU यूनिट्स को इम्प्रूव करना और प्रिवेंशन फैसिलिटीज़, PCR किट्स वगैरह जो हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करना, इसके लिए जापान ने इंडिया को लोन दिया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जापान इंडिया को बहुत कम इंटरेस्ट पे हमेशा लोन देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पर भी 0.01% पे इंडिया को लोन दिया गया है और इसका 15 साल रिडेम्पशन पीरियड होगा और उसमें एक्सटेंशन भी दिया जाएगा, ग्रेस पीरियड भी 4 years का मिलेगा। सो ओवरऑल अभी जापान की पॉलिटिकल सिचुएशन देखिए, शिंजो आबे का तबीयत ख़राब है और काफ़ी उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी डिटोरिएट हो रही है, तो उसके कारण अभी जापान में एक अब बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आने वाले समय पे अपडेट करता रहूँगा। Now moving ahead, so answer is 3500 crores. Now which 3 countries are part of SCRI initiative? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है then you are really working hard और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। Now SCRI जिन्हें नहीं पता क्या होता है तो इसे हम कहते हैं सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। बेसिकली ये चाइना को काउंटर करने के लिए 3 कंट्रीज़ सामने आई और अब मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ कि जापान सबसे पहली कंट्री थी जो इसे इनिशिएट करना चाहती थी, इसे इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। तो अगर जापान आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज़ द आंसर। तो इसमें आंसर है जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब जापान कुछ समय पहले इंडिया के पास आई थी कि SCRI को ओपन करना चाहिए क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंस जो है सप्लाई चेन को लेकर वो कम हो सके। और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US और बाकी बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ जो हैं इस समय, वियतनाम जैसे जो साउथ चाइना सी से लगी कंट्रीज़ है वो चाइना से परेशान हैं। फॉर दैट चाइना पे डिपेंडेंसी कम कैसे की जाए,
उसके लिए SCRI को इंट्रोड्यूस किया गया था। शिंजो आबे ने $2 बिलियन का फंड भी इंस्टीट्यूट किया था ताकि जापानीज़ कंपनीज़ वहाँ से बाहर निकल सके, चाइना से बाहर, और किसी और कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सके ताकि चाइना पे डिपेंडेंस कम की जा सके। सेम थिंकिंग ऑस्ट्रेलिया की है, US की भी है। सो दैट इज़ व्हाट SCRI इज़ ऑल अबाउट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर दिल्ली मेरिट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो दिल्ली मेरिट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक सामने आई, और यहाँ पर ऑप्शंस मुझे लगता है गलत हो गए। यहाँ पर ऑप्शन प्रिंट नहीं हुए, तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। दिस इज़ रॉन्ग, किसी और क्वेश्चन का ये प्रिंट हो गया, सॉरी फॉर दैट। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, ADB जिसे हम कहते हैं, और अभी हमने डिस्कस भी किया था। और एज अ पार्ट ऑफ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको हम RRTS बोलते हैं, दिल्ली मेरिट में की दूरी 82 किलोमीटर है, और इसके बीच हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ाई जाएगी। करीब उन ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक होती है। और अभी प्रेजेंटली आप प्रेजेंट सिनेरियो में ट्रैवल करें तो आपको 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, और इससे काफ़ी टाइम रिड्यूस होगा। जो डेली वर्कर्स हैं, जो डेली ऑफिसर्स, या फिर कह सकते हैं जो सर्विस में हैं, आना जाना लगा रहता है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसमें 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट तो पार्टिसिपेट करेगी, गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एंड UP गवर्नमेंट, ये तीनों फंड करेंगी। इसके साथ साथ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, जो कि $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो करीब $1.89 बिलियन के लगभग इन्वेस्टमेंट करेगी, और बाकी का लगभग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो ये सारे मिलकर $3.9 बिलियन के आसपास बैठते हैं। करीब 30,200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो कि मार्च 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट होना जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, दिस क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। नो, ब्रिक्स बैंक जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ब्रिक बैंक और कुछ नहीं है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो कि ब्रिक्स नेशन ने मिलकर बनाया था। KV कामत इनके हेड हैं, ओके, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके हेड्स कौन है, ये सब तो आपको आपके टिप पे होना ही चाहिए। नाउ, विच इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 18 मिलियन टू, किसको दिया 18 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए आपको यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके आप लाइन ऑफ क्रेडिट को अच्छे से सिर्फ 4 मिनट में समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो स्विच ऑन टू दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, ज़रूर आप वहाँ पर जाकर लाइन ऑफ क्रेडिट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। देन यू कम टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आप आइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इंडिया ने दिया है मालदीव्स को। और क्यों दिया है कि मालदीव्स में फिशिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी, जिसको MIFCI कहते हैं, उसे दिया है। करीब 50 टन का आइस प्लांट भी स्टैब्लिश किया जाना है। तो आंसर इज मालदीव्स। सो नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने नीडफुल फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।